शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोगों ने अगर हम बात करें तो पेपर जो 2 है उसको शुरू किया है। पेपर 2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं एंड बाबर से हमने शुरुआत करी थी। बाबर ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो फरगना एक रीजन जहाँ से बाबर एमर्ज हुआ 13 या 12-13 साल की उम्र में जो है वो वहाँ का जो है वो गवर्नर बना। देन उसके बाद इसने एक्सपेंशन शुरू किया। इस एक्सपेंशन में उसका जो रीजन था फरगना वो लूज़ हो गया, मतलब उसको वो लॉस्ट कर गया। 1504 में वो पहुंच जाता है काबुल। फिर हमने एक हिस्टोरियन के बारे में पढ़ा था जिसने ये कहा था कि 1504 में अगर बाबर जो है वो काबुल पहुंच गया तो दैट मीन्स कि वो कभी भी भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। 1504 के बाद 1519 तक उसने जो है वो ये कोशिश करी। 1517 तक, 17 या 19 तक हम ऐसे कह सकते हैं। 19 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भीरा और सियालकोट जो 2 रीजन थे उसको जो है वो बाबर ने कब्जे में ले लिया था 1518 और 19 में। तो 1519 तक बाबर ने कोशिश करी इन रीजन्स को कैप्चर करने के बाद भी कि वो फरगना और स्मारकंद को जीत ले, बट लेकिन वो उसमें फेल्ड हो गया। फाइनली 1525 में अगर हम बात करें तो बाबर ने लाहौर पर जो है वो कब्जा कर लिया और उसके बाद 1526 में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत का पहला युद्ध। देन उसके बाद 1527 में जो है वो बैटल ऑफ खानवा हुई। फिर उसके बाद 1528 में अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ चंदेरी हुई। फिर उसके बाद हुई घाघरा की बैटल 1529 में, और 1530 में बाबर की जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले मतलब पूरे एक बार फैक्ट एनालाइज कर लेते हैं, क्रोनोलॉजी बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, अब उनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, अब सीधा बात करेंगे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं एम्परर बन गया 1530 से लेकर 1555 तक। इसके बीच में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक है 1539 और एक है 1540। 2 ईयर है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने हैं। 1539 में 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है, चौसा का युद्ध। उसके बाद कनौज का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध में जो हुमायूं था वो हार गया। अब हुमायूं किससे हारा था? ये युद्ध जो है वो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी था, इनके बीच में हुआ था, और सूरी जो है वो जीत गया था। तो इसके बाद 1540 में अगर हम बात करें तो सुर डायनेस्टी जो है वो दिल्ली पर रूल करती है। ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड अफगान डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी। देन उसके बाद ऑलमोस्ट 15 साल तक इन्होंने रूल किया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए शेरशाह सूरी, उसके बाद उनका बेटा इस्लाम शाह, फिर उसके बाद सिकंदर शाह। ये कैपेबल था, 5 साल रूल किया। तो एक्सपेंशन बाबर और हुमायूं ने किया था। इन्होंने क्या किया? कंसोलिडेशन पर काम किया, और इनके कंसोलिडेशन में हम क्या देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो अगर हम बात करें अकबर ने भी फॉलो किए, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी फॉलो किए। अकबर और ब्रिटिश सरकार दोनों ने ही इसको जो है वो फॉलो किया। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। देन उसके बाद 1555 में क्या हुआ? 1555 में हम बात करते हैं कि जो ये सिकंदर शाह था ये उतना कैपेबल नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था, तो हुमायूं ने इसको डिफीट किया। बट लेकिन 1556 में क्या होता है? हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हुमायूं को फॉर्चून कहा जाता है उसका मीनिंग, बट लेकिन ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर था। फिर उसके गिरा कैसा था? सीढ़ियों से गिरकर ही मर गया था अपनी लाइब्रेरी से। देन उसके बाद 1556 में यहाँ पर हुआ है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये बैटल अकबर वर्सेस हेमचंद्र है। ठीक है, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल भी इसने खुद को दिया था। दैट मीन्स यहाँ पर हमने पढ़ा था राइज ऑफ हेमू। अब मैंने आप लोगों के आंसर चेक किए थे, और किसी के आंसर में ये मेंशन था कि हेमू के पास जो है वो राजपूत सोल्जर्स भी थे। बट लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि हेमचंद्र के पास जो आर्मी थी वो जो अफगान जो चीफ थे उनकी थी। ये सिर्फ एक जनरल था, तो इसकी आर्मी में राजपूत नहीं थे। तो जब हम कहते हैं ना इसको कि ये लास्ट जो है वो हिंदू एम्परर रहा है भारत का,
तो उसके लिए फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती है कि इसकी आर्मी में तो राजपूत थे ही नहीं, इसकी तो आर्मी ही सारी अफगान की थी। तो ये जस्ट एक आर्मी कमांडर था। 29 दिन तक इसने रूल किया था और इसको एक तरह से यूनिक जो है वो चैप्टर भी कहा जाता है। तो ये हमने जो है वो पहले जो है वो सारा जो है वो तकरीबन डिस्कस किया था, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई अकबर और हेमचंद्र के बीच में, जिसमें अकबर और जो बैरम खान है वो साइड में थे, यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो हेमचंद्र जो है वो अगर हम बात करें जो उसके हाथी थे 1500 उसके पास जो है वो वॉर एलिफेंट थे, इनके ऊपर वो डिपेंड था और खुद भी जो है वो आगे से हाथी पर जो है वो लीड कर रहा था। कहीं से एरो इसकी आंख में लगा और ये गिर गया और इसके बाद जो आर्मी थी इसकी वो डर गई और फाइनली क्या है कि आर्मी डर कर भाग गई और इसको बैरम खान ने पकड़ा और बैरम खान की अगर हम बात करें उसने इसको मार दिया। इनके बारे में हम दोनों ही, बैरम खान के बारे में और हेमचंद्र के बारे में हम पूरा डिटेल में एनालाइज कर चुके हैं, तो अब हम उस पर नहीं जाएंगे। देन उसके बाद हमने बात करी थी अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में, क्योंकि अकबर द ग्रेट का जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है 1556 से लेकर 1560 तक। जो कमांड है ना वो अकबर के हाथ में नहीं थी, ये हमने पढ़ा था। कमांड किसके हाथ में थी? बैरम खान के हाथ में। जनरल था, एबल था, नॉबल था और ये जो है वो उसने एक पोस्ट क्रिएट कर दी थी वाकिल की, उस पर बैठा हुआ था। मतलब अकबर सिर्फ एम्परर है, सारा का सारा काम ये वाकिल देख रहा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और रेवेन्यू, ये तीनों इसके कंट्रोल में है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऐसा ही रोल प्रधानमंत्री का भी होता है। देन उसके बाद 1556 से 60 के बीच में, अब इस बीच में बैरम खान ने क्या किया था जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इसने अपने पर्सन्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो अदर नॉबल्स थे, ठीक है, जैसे सुन्नी शिया सुन्नी आपस में चलता रहता था, वैसे ही मुगल फैमिली में 4 तरह के, मुगल जो ये एम्पायर में 4 नॉबल हुए, ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ये अभी आएंगे, आगे आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक पर्सन का राइज हो रहा है, बाकी सभी को फिर क्या हुआ, उससे जो है वो जेलस फील करने लग गए। तो इन्होंने प्लान किया कि इसको कैसे हटाया जाए। तो प्लानिंग हुई, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इसको हटा दिया गया और हटाने के लिए भी अकबर का को ही फॉलो किया। अब बैरम खान से जो यहाँ मिस्टेक हुई थी ना एक, वो ये हुई थी, मतलब एक हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि बैरम खान ब्रिलियंट था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन सही संभाली, बट जब उसके ऊपर चार्जेस लगने शुरू हुए ना, तो उसने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं अकबर का दिल जीत लूं, अकबर को अपनी साइड करने की कोशिश नहीं करी। उसको लगा कि अकबर को मैंने गाइड किया है, ट्रेन किया है, तो वो मेरी बात हमेशा मानेगा ही। बट लेकिन उल्टा हुआ इसका। तो फिर एट द एंड 1560 में अकबर ने बैरम खान के पास 2 ऑप्शन रख दिए कि या तो वो कोई एक जागीर पकड़ ले और वहाँ पर रहे, या फिर मक्का चला जाए। तो इन्होंने मक्का जाने का डिसाइड किया और बीच में जाते जाते इनको अफगानों ने मार दिया। बैरम खान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो बेटे थे अब्दुल रहीम खाने खान, अब्दुल रहीम खाने खान, याद रखना, इन्होंने बाबरनामा जो है वो टर्किश से पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट किया है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, नोट्स भी आपके पास सारे पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद शुरू होती है अकबर के राइज की कहानी 1561 से लेकर 1605 तक। ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर अगर पढ़ोगे ना तो ज़्यादा याद रहता है हमेशा। तो इसमें अकबर ने कहाँ कहाँ को राइज किया, तो सबसे पहले देखो वेस्ट इंडिया, ठीक है, दक्कन, ठीक है, दक्कन इंडिया और ईस्ट इंडिया, ऐसे करके, यानी कि वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर रीजन बना लेते हैं पहले कौन कौन से थे, तब ऐसा है कि पिछला रिवाइज हो जाएगा तो याद भी रहेगा। आज हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, इजी इजी टॉपिक्स हैं, उनको फिर धीरे धीरे आगे कवर करते चलेंगे। वेस्ट इंडिया में देखो अगर हम बात करें उस टाइम पे काबुल, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। लेटर फेज में आप यहाँ पर सिंध भी रख सकते हैं, ये हो गया। दक्कन में अगर हम बात करते हैं बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, सिंपल, ठीक है। बीजा इसको बीज कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। इसको गोल कर देते हैं, इसको अहमद कर देते हैं। ईस्ट इंडिया में बिहार, बंगाल और उड़ीसा,
यूपी भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर तो आगरा में थे। अब सबसे पहले अकबर को लगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ये वाला इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इस पर कंट्रोल करना है, इसको जो है वो स्ट्रांग बनाना है। क्यों? इसके कारण थे कि भाई वेस्ट से अटैक हो सकता है। तो अकबर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में राजपूत पॉलिसी को फॉलो किया। सबसे पहले उसने राजपूत को अपने साइड लिया, जिसमें हम राजपूत की हम बात कर सकते हैं कि राजपूत इंटीग्रेशन हुई। पहले वो जनरल थे, कमांडर थे, बाद में उनको क्या बना दिया, फिर मनसबदार बना दिया। इवन अगर हम मान सिंह की बात करते हैं तो मान सिंह को तो अपॉइंट भी किया गया था एज एन गवर्नर ऑफ काबुल। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एक एक करके काबुल पर कंट्रोल किया, फिर पंजाब पर कंट्रोल, पहले पंजाब तो ऑलरेडी कंट्रोल में था, लेकिन काबुल पर जो है वो मान सिंह ने हेल्प करी। राजपूतों में अगर हम बात करें तो राजपूत पॉलिसी हुई। फिर यहाँ पर जो है वो गुजरात पर कंट्रोल किया और सिंध पर भी। गुजरात पर कंट्रोल करने का कारण क्या था? क्योंकि ऑलरेडी हुमायूं इसको जीत चुका था एक बार। राजपूतों के लिए राजपूत पॉलिसी जब फॉलो करी तो यहाँ पर कुछ ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया एम्परर मुगल अकबर को, कि जो है वो अकबर क्या है कि मुगल जो बादशाह है वो हमारे भी जो बादशाह है। लेकिन कुछ ने नहीं किया। तो उसमें फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जिनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो इस तरह से ये पॉइंट। देन उसके बाद ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया का भी ऐसी कहानी है, जिसमें अकबर ने मान सिंह को भी भेजा और ऑलमोस्ट एक ही बार में इसको पूरा कंट्रोल कर लिया। यहां पर जो मेनली राइज कर रहे थे दैट इज अफगान। तो इन अफगानों को छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। हुमायूं ने गलती करी थी, बट अकबर ने गलती नहीं करी। दक्कन के जो कैंपेन है वो थोड़े से लेट है, ठीक है, बट लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हाई लेवल पर है। तो दक्कन के लिए उसने अपने मुराद अपने बेटे को भी भेजा था, उसके साथ अब्दुल रहीम को भेजा था, फिर उसके बाद दनियाल को भेजा था, अपने बेटों को भेजा कि आप जाओ कैंपेन करो दक्कन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर गोलकुंडा बीजापुर जो ये अहमदनगर है, यहाँ पर चांद बीबी वाला इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक वो, ठीक है, उसने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसने बेरार जो है वो मुगल एम्पायर को दे दिया। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। अकबर के बहुत सारे कैंपेन हैं, ठीक है, वो सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। इसके कारण भी हमने पढ़े थे, क्यों थे कारण, जैसे एम्पायर एक्सपेंशन करना, रेवेन्यू कलेक्शन में इंप्रूवमेंट करना, ठीक है, और अगर स्ट्रांग आर्मी है तो लड़ते रहना भी एक आर्ट है, अगर लड़ेंगे नहीं तो ये नुकसान है। तो ये सब आपको ध्यान रखने पॉइंट। फिर उसके बाद अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर खुद बैठे हैं, एम्परर सुप्रीम। एम्परर के पास कौन कौन से केस में जो है वो सुप्रीम पावर, वैसे सभी केस में सुप्रीम पावर है, लेकिन फिर भी जो आपके मिलिट्री होगी यानी कि आर्मी, देन उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद हम बात करते हैं लाइक जो वेरियस डिपार्टमेंट है या जुडिशरी। तो इन तीनों के केस में अकबर जो वो सुप्रीम है, फाइनल अथॉरिटी अकबर की, वो डिसीजन देंगे। जुडिशरी के केस में क्या थे, काजीज थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के केस में अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, और मिलिट्री के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अलग से डिपार्टमेंट थे। तो पहले के टाइम पे होता था कि जैसे एम्परर है, एम्परर के नीचे फिर एक वजीर होता था, वजीर के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट चलते थे, ठीक है। वजीर उन डिपार्टमेंट के ऊपर नज़र करता था और फिर एम्परर को बताता था हर काम के लिए। तो ऐसा हमने ऑलमोस्ट जो है वो अकबर के टाइम पे भी देखा था। और जैसे इसमें आर्मी का हेड था, ठीक है, यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला पर्सनालिटी था एक, जैसे तोदरमल जी हो गए, ये सब। अब अकबर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी अकबर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ना, मैक्सिमम केस में अगर हम बात करें तो ये थे नवरत्न, 9 रत्न, मतलब अकबर के कोर्ट के 9 जैम्स, जिनके बिना अकबर द ग्रेट कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने मुगल एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए, और इनके एफर्ट्स की वजह से ही अकबर के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी। क्योंकि अकेला एम्परर कुछ नहीं कर सकता जब तक वो उसके पास अच्छे जो है वो सिपह सलार, अच्छे उसके गवर्नर या जनरल नहीं है। देन उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था सूबा, सरकार, परगना, विलेज। तो सीक्वेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वेरियस हेड थे,
जो कि अपना अपना काम ड्यूटी अपनी अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्रोविंसेस में अगर हम बात करें, जो प्रोविंशियल हेड होता है, ठीक है, वो उसको आज के टाइम पे हम गवर्नर कहते हैं ना, गवर्नर जब हेड ऑफ स्टेट होता है, तो बस ऐसे ही आप सिंपल गवर्नर वहाँ पर लिख सकते हैं। गवर्नर के बाद सेम नीचे अदर अदर डिपार्टमेंट होंगे। डिस्ट्रिक्ट पे शिकदर होता है, ठीक है, परगना जिसको हम कहते हैं। फिर विलेज लेवल पर मुकदम होता है। रेवेन्यू के फील्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अलग अलग काम रहता है सबका। तो रेवेन्यू अगर विलेज लेवल पर देखते हैं तो कानून गो, ठीक है, या विलेज से ऊपर देखते हैं कानून गो, और विलेज लेवल पर जमींदार हो गए, और यहाँ पर जो पटवारी का काम रहता है लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में और प्रॉपर पूरा डिस्कस भी किया था। अब देखो, जो हमारा कोर टारगेट है आज का, हम क्या करेंगे, अकबर की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट पिलर देखने को मिलते हैं। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, डबल ए मैंने इसको लिख दिया सिंपल तरीके से। इसमें 4 पिलर है। पहला पिलर आता है दैट इज जब्ती सिस्टम। सेकंड जो पिलर आता है वो आता है मनसबदारी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में अगर आप ऐसे कीवर्ड्स में नोट्स भी बना रहे हो तो बना सकते हो। थर्ड वन आता है जागीरदारी, और फोर्थ वन आता है जिसको आपको याद रखना है, आप इसमें ना जमींदारी सिस्टम को भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। जागीरदारी / जमींदारी आप यहाँ से मतलब इसको दोनों को साथ में डिस्कस कर देंगे। एक आपको याद रखना दैट इज मदद, MADAD, मदद ए माश। ये 4, इन चारों की वजह से, ठीक है, अकबर ने जो वास्ट टेरिटरी थी ना नॉर्थ से साउथ की, जैसे मान लो अगर ये इंडिया है, ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। आप इस तरह से सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ये सारा रीजन है, इस पर कंट्रोल किया अकबर ने इन चारों की वजह से। तो इन्होंने टेरिटरीज का एक्सपेंशन भी किया, टेरिटरीज को कंसोलिडेट भी किया। तो इससे फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चारों सिस्टम अकबर के टाइम पे बैकबोन कहा, मतलब बैकबोन ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन, ये चारों। 4 में से भी आप ये 4 रख सकते हैं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रोस्पेरिटी बनी। ये है क्या, अभी हम आगे समझेंगे। तो एक एक करके हम इसको इन डिटेल एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जब्ती सिस्टम के बारे में। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को क्लियर होगी, और इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना। तो जब्ती सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, इट इज़ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर के टाइम पे कौन कौन से रेवेन्यू रिफॉर्म हो रखे हैं, तो आपको ये जब्ती सिस्टम को लिखना है वहां पे। अब जब्ती सिस्टम को एक तरह से बंदोबस्त सिस्टम भी कहा गया। ठीक है, और जो पर्सन ये लेकर आया था ना, उसका नाम था तोदरमल। ये जो तोदरमल थे ना, ये पहले शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। ओके, फिर उसके बाद यहां पे देखो, आपको ध्यान रखना है, आप इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखो ऐसे करके, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल वे में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये रहता कि एक जो टैक्स कलेक्शन है उसको बिल्कुल फिक्स कर देना। टैक्स कलेक्शन बिल्कुल फिक्स रहेगी, ठीक है। और साथ में ये कह रहे हैं कि एक जो पैसा है, मतलब जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। अगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट एक फिक्स टैक्स नहीं कलेक्ट करती है, तो हम क्या कहते हैं, किस बात की सरकार है, कभी 10 रुपये मांग रही है, कभी 100 रुपये मांग रही है। तो अगर वो फिक्स है कि 20 रुपये टैक्स देना ही पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि स्टैंडर्डाइज्ड वे, एक प्रॉपर सही तरीका फॉलो किया जा रहा है। अब यहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो इसके वेरियस कंपोनेंट्स रहते हैं। कि कौन कौन से जो है वो मेजर कंपोनेंट है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जब्ती सिस्टम बहुत बेहतर सिस्टम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है,
कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि ठीक है, कलर दिख रहा है ना ये वाला। तो इसमें जो कंपोनेंट आते हैं ना, जिसके बाद हम ये कहते हैं कि जब्ती सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है, इसमें जो है वो प्रोस्पेरिटी देखी गई सोसाइटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो दैट इज लैंड सर्वे। लैंड सर्वे क्यों? ताकि सही तरीके से टैक्स कलेक्ट हो, पीजेंट के साथ कोई धोखा ना हो। और इसके लिए फिर एक सिस्टम भी शुरू किया था, वो था दशाला सिस्टम। मतलब 10 साल का एवरेज एक देखा जाएगा कितनी प्रोड्यूस है, ठीक है, एक रीजन से कितनी प्रोड्यूस हुई 10 साल में, उसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो फिक्स किया जाएगा। तो सर्वे के लिए अगर आप कह सकते हैं तो ऑलमोस्ट ये सिस्टम चल सकता था। वेज रहते हैं, तरीके रहते हैं अलग अलग। देन उसके बाद लैंड की क्लासिफिकेशन, जमीन को बांट देना कि जमीन किस तरह से बंट रही है। तो आप सिंपल वे में अगर हम बात करें कि तो जो ज़मीन है, ठीक है, सिंपल वे में कहते हैं तो उसको एक तो हम कहते हैं कि भाई ये ज़मीन अच्छी है, गुड एग्रीकल्चर के लिए। दूसरी कहते हैं भाई एवरेज है, मिडल में है, एवरेज, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं बैड, बिल्कुल भी यहाँ पर फसल नहीं ग्रो की जा सकती। ये तो एक सिंपल सी प्रोसेस हो गई कि इस तरह से जाओ, हमने डिवाइड कर दिया। बट लेकिन अकबर ने मेथड और फॉलो किया, तो उसने कहा पोलाज, सॉरी नॉट राज नहीं आएगा, पोलाज। मतलब जाओ ऐसी जमीन जो हर साल एवरी ईयर कल्टीवेट, जहां पर हर साल फसल उगाई जा रही है, दैट इज पोलराज। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये आ गई गुड कैटेगरी में। देन उसके बाद जो दूसरी आती है इसमें, वो आती है, आपको जो याद रखना, दैट इज परात, PARAT, जिसमें 2 साल में एक बार जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरी जो इसमें आती है वो आती है छाचर, जिसमें 3 साल में एक बार एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर द लास्ट वन दैट इज बंजर, ये आज के टाइम पे भी हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या था, BANJAR, 5 साल में एक बार कल्टीवेट होने वाली जमीन, 5 साल या 5 साल के बाद। तो मतलब अगर कोई इतनी लेट एक जमीन को कल्टीवेट कर रहा है तो दैट मीन्स कि उससे उतनी अच्छी फसल नहीं होती है, इसलिए उसको कभी कभी जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ पर कभी कभी जो है वो फसल जो है वो ग्रो की जाती है। देन उसके बाद दूसरा इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है कि फिक्स टैक्स कलेक्शन, जो जनरली कितना था, 1/3 था। और ये कैश की फॉर्म में भी दिया जा सकता था और काइंड की फॉर्म में भी, कैश और काइंड दोनों में ही दिया जा सकता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि शेरशाह सूरी के पास भी ये सिस्टम था। दैट मीन्स अकबर ने ऑलमोस्ट वही मेथड फॉलो किया, जस्ट डिफरेंस नाम बदल दिए, ठीक है। देन उसके बाद टैक्स सिस्टम जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, जब तक वो एक फेयर ट्रांसपेरेंट वे में कलेक्ट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो फेयर ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू फ्लो, जिसके लिए ज़मींदारों के ऊपर चेक लगाया, जिसके लिए जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर पूरी इंस्पेक्शन होगी। और ये इतनी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होती थी कि इवन जो शुरू में हम देखते हैं कि जो ज़मींदार थे, जो गवर्नर थे, जो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी कि जैसे मिलिट्री जो जनरल्स होते थे, वो भी अकबर की पॉलिसी से परेशान हो गए थे। तो उन्होंने फिर अकबर के अगेंस्ट वॉइस रेज करी थी। एक ये पॉइंट हो गया। तो अकबर का मेन टारगेट यही था कि मिनिमम करप्शन एंड डिस्प्यूट्स। आज के टाइम पे सरकार का भी एजेंडा यही है कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो कुछ ऐसा आप लिंक यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद एक यूनिक पॉइंट, ठीक है, यूनिक भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट शेरशाह सूरी ने भी ये चीज़ फॉलो करी थी, वो थी कंपनसेशन।
कंपनसेशन मतलब जैसे फेमाइन हो गई, ठीक है, या ड्रफ हो गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, अब उस केस में गवर्नमेंट के जो है वो जो प्रोड्यूस है वो अच्छी नहीं है, किसान कह रहा है कि फसल तो हुई नहीं, टैक्स कैसे पे करे, तो देन उस केस में क्या हो गया कि माफ़ कर दिया। आज के टाइम पे लोन वेविंग होती है, माफ़ कर देना। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सही है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, हम क्या कह सकते हैं कि जो ये सिस्टम है इसका क्या प्रॉफिट हमें हुआ, तो सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखना है। मैं इसको लिंक करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हमेशा याद रहे, भूले ना हमें। तो इसका जो सिग्निफिकेंस रहता है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस रहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर है तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुई। इकोनॉमिक एडवांसमेंट में दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। तो इन तीन की वजह से हम कह सकते हैं कि अकबर का जो टाइम था 1556 से लेकर 1605 तक के बीच का, वो प्रॉस्पेरस था, प्रोस्पेरिटी थी, पहला पॉइंट। उसके बाद जो रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, वो फेयर था, फेयर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, फेयर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो रिसोर्सिस है ना उसका एक्सपेंशन शुरू हुआ। अब एक पीजेंट को पता चला कि सरकार 1/3 कलेक्ट कर रही है, पहले वो एक खेत पर जो है वो फसल उगाता था, अब उसको लगा कि जब फेयर तरीके से सरकार पैसा ले रही है तो क्यों ना 2 खेत में फसल उगा ले, 3 खेत में फसल उगा ले। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन हुआ और फार्मर को भी प्रॉफिट हुआ और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हुआ। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, पहले एक खेत से जा रहा था, फिर 2 खेत से, फिर 3 खेत से, मतलब पहले सरकार के पास 20 रुपए जा रहे थे, अब सरकार के पास 60 रुपए जा रहे हैं। पहले पीजेंट के पास 100 रुपए थे, अब उसके पास 300 रुपए हो गए, तो 300 रुपए में 60 रुपए देने में उसको कोई दुख नहीं होगा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, जो एग्रीकल्चर है उसका भी एक्सपेंशन हुआ। और अकबर की एक स्पेशल बात ये थी कि वो रेगुलर रिसर्च करते थे, मतलब करवाते थे खुद भी और खुद भी करते थे एग्रीकल्चर को लेकर कैसे कैसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हालांकि अकबर खुद जो है वो उतने पढ़े नहीं थे, ठीक है, बट लेकिन एक होता ना कि एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें तो एम्परर है, ऑर्डर देकर करवाना है काम, तो वो सब बेहतर। देन उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं या कंसर्न की बात करते हैं साथ में, कंक्लूजन के साथ कंसर्न्स देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉज थे जब्ती सिस्टम में भी। तो पहला जो कंसर्न था ना वो था कंप्रोमाइज का। जो ये पैसा, जो रेवेन्यू 1/3 कलेक्ट होता था ना, ये जनरली कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस्ड था कि जो जितना दे सकता है वो उतना दे दे। शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंसर्न है, ये चैलेंजिंग है। तो बाद में फिर ये एक तरह से कारण बनता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, क्योंकि जब इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो सैलरी नहीं दे पाएंगे तो आर्मी रिवोल्ट करेगी, मतलब जो सिपे सलार्स है, गवर्नर है, वो रिवोल्ट करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है उसको भी देखते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ में ये कह रहे हैं, किसानों ने किसी एक विलेज में किसानों ने ये कह दिया कि हम 30 रुपये टैक्स नहीं पे कर सकते, इस बार एग्रीकल्चर नहीं हुआ, हम 5 रुपये पे करेंगे। मान लो 4 साल तक उन्होंने यही कहा कि हम 5 रुपये टैक्स पे करेंगे। अब सरकार का खर्चा कितना है, 1000 रुपये है, और सरकार के पास पैसा कितना जा रहा है, 80 रुपये। तो अब क्या होगा, सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में हो गई। तो इससे क्या हुआ, 80 रुपये में तो सरकार सैलरी अलाउंसेस वगैरह नहीं दे सकती, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लाइक जैसे हम कहते हैं ना, मिलिट्री जनरल हो गए या गवर्नर हो गए जो मुगल एम्पायर के लिए काम कर रहे थे, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि या तो पीजेंट को तंग करे या फिर वो मुगल एम्पायर से धोखाधड़ी शुरू कर देंगे, और बाद में हुआ भी ये सब। एक ये पॉइंट। फिर उसके बाद लास्ट वन आपको ध्यान रखना है कि जो जमींदार थे, जो मनसबदार थे, बाद में ना ये बहुत पावरफुल हो गए, क्योंकि एट द एंड जमींदार मनसबदार को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो जब तक ये एम्परर के लिए लॉयल है तब तक ठीक है, जब ये एम्परर के लिए लॉयल नहीं है
तो फिर कंसर्न रेज शुरू हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देन उसके बाद इसी फेज़ में ये जो 16th-17th जो सेंचुरी रहती है, यहाँ पर टबैको, ठीक है, पोटैटो और चिलीज, ये जो है वो ये भी हाई लेवल पर ग्रो होनी शुरू हो गई। टबैको क्या है? कैश क्रॉप है, मतलब अगर आप इसको बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा और वो कैश आप फिर रेवेन्यू की फॉर्म में पे कर सकते हैं। एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही खत्म हो जाएगी फिर टर्म, दैट इज खुदा कश्त। खुदा कश्त का मतलब हो गया वो पीजेंट जो अपनी जमीन के मालिक है, पीजेंट जो कि ऑनर है, उसके नाम पर जमीन है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनसबदारी। ये जो मनसबदारी सिस्टम है, ठीक है, एक तरह से ये रैंकिंग सिस्टम है। आप ध्यान रखना इसको कि रैंक है ये, और कुछ नहीं है, 0 से शुरू होकर 7000 तक रैंक वाइज ऑफिसर्स को रखा हुआ है इसमें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सिस्टम है, ठीक है, पहले भी ये सिस्टम था, ठीक है, और अकबर ने जस्ट इसको इंस्टीट्यूशनाइज किया है। कैसे वे में किया है ये हम डिस्कस करते हैं। 7000 तक का रैंक। मनसब का मतलब, जैसे मनसबदारी है ना, तो ये मनसब का मतलब याद रखना, इसका मतलब होगा एक ऑफिसर को दिए जाने वाला रैंक। अब एक ऑफिसर को रैंक कैसे देंगे? उसकी स्किल्स के ऊपर देंगे, ठीक है, उसके जो पोजीशन है उसके बिहाफ पे देंगे, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है, वो जिस तरह की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो रैंक दिया जाएगा। जैसे राजा मान सिंह को 7000 का रैंक दिया, अब वो थे तो एक राजपूत, उनको इतना रैंक मिला, इतनी हायर पोजीशन पर बिठाया गया। तो इसमें भी एक मनसबदार के पास दो जो है वो रैंक होते हैं एक तरह से, एक होता है जाट का, एक होता है सवार। जाट मतलब उसका पर्सनल रैंक जिस पोजीशन पर वो है। सवार का मतलब होगा कि नंबर ऑफ कैवलरी मैन जितने वो रख सकता है अपने पास, ठीक है, मेंटेन करके। तो ये फिर उसको सपोर्ट करेंगे, और ये इसलिए भी सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपनी मनसबदारी को बना के रखे और उस एरिया से जो भी सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करे। जो ये रैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो रैंकिंग सिस्टम है, इसमें जो अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, जो प्रमोशन करनी है, जो डिसमिजल करना है, उन तीनों की पावर एम्परर के पास थी। यानी कि अकबर डिसाइड करेंगे किसको क्या बनाना है, किसको क्या बनाना नहीं है, किसको प्रमोशन देनी है, किसको नहीं देनी है। अकबर एम्परर डिसीजन फाइनल, नॉट चैलेंजेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे ये क्लियर होता है कि ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये हेरिडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट हेरिडेटरी। आपके टैलेंट के दम पे आपको प्रमोशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद इनके फंक्शन क्या होते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या रहता था इनका कि ये जो है वो नंबर ऑफ सोल्जर्स को जो है वो मेंटेन करके रखते थे। तो एक तो सोल्जर्स हो गए और दूसरे हो गए कैवलरी मैन, जिनको ये मेंटेन करके रखते थे कभी कभी सपोर्ट के लिए। देन उसके बाद जो मनसबदार हुए, इन्होंने सर्विस दी है एज एन कमांडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। कमांडर जब क्या करते हैं, एक्सपेडिशन को लेड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जैसे गवर्नर का रोल। तो इन दोनों काम के लिए जो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो राजा मान सिंह, इनका नाम आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। तो राजा मान सिंह को एक्सपेडिशन के लिए भी भेजा था काबुल, और साथ में उसके बाद ईस्ट में भी भेजा था, बंगाल में भी भेजा था, और एज एन गवर्नर भी बनाया था काबुल का। तो ये सिंपल आपने ध्यान रखना। और इनका एक फंक्शन और भी था कि जो एम्परर ने ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना। देन उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कहा जाता है कि ये अच्छी है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो नॉट हेरिडेटरी, पहला पॉइंट हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर ये हेरिडेटरी नहीं है, टैलेंट के ऊपर बेस्ड है, दैट मीन्स लॉयलिटी यहाँ पर हमेशा रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, ठीक है, एक स्टेबिलिटी रहेगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी रहेगी और रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी। रीजनल कैसे?
जैसे राजा मान सिंह को भेजा काबुल को स्टेबलाइज करने के लिए, राजा मान सिंह को कहाँ भेजा, काबुल भेजा कि आप उसको वहाँ पर स्टेबलाइज करो एडमिनिस्ट्रेशन को। अब स्टेबल है, स्ट्रांग है, कैपेबल है, रॉयल अगर हम बात करें, एक सपोर्ट कर रहे हैं, नोबल रॉयल फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और लॉयल भी है, तो इससे क्या होगा, एट द एंड एम्पायर का जो है वो एक्सपेंशन होगा। पहले हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखा, अब हम एम्पायर का एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो एम्पायर एक्सपेंशन ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट भी हुआ और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हुआ। तो एक्सपेडिशन के लिए अकबर ने अपने जो सिपे सलार्स को भेजा, वो इसका एक रिजल्ट है। देन उसके बाद बात करते हैं जागीरदारी सिस्टम के बारे में। जागीरदारी सिस्टम अगर हम कहें तो पहले दिल्ली सल्तनत में ये इक्ता सिस्टम हुआ करता था, वही जो है वो ये है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा चेंज नहीं है। जागीर एक जमीन, एक जगह, एक प्लेस। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, एक जागीर बनाते हैं, वो है फेमस सा कोई प्लेस हिमाचल प्रदेश में, जैसे कुल्लू। छोटा सा एग्जांपल एक समझते हैं, कुल्लू की जागीर, ऐसे करके इसको याद करके रखना। तो अब ये क्यों दी जा रही है, पहले तो ये समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है मान सिंह ही रखते हैं, चलो मान सिंह मुगल एम्पायर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको उस मुगल एम्पायर को उनको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी के फॉर्म में उनको दे दिया कुल्लू और कहा कि यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपकी सैलरी है। तो जो रेवेन्यू आपके पास यहाँ से आ रहा है उससे आप कुछ एक सोल्जर्स भी मेंटेन करके अपने पास रख सकते हैं। जो उनका पर्सनल खर्चा है वो अपना सारा यहाँ से निकालेंगे। एट द एंड अगर आपके पास उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो आप हमें दे सकते हैं। अपॉइंटेड बाय एम्परर, ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी हेरिडेटरी नहीं है, बेस्ड ऑन टैलेंट, ठीक है। टैक्स भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी परमिशन एम्परर देंगे तभी। तो ये टाइप्स है इसके बाद इसमें कि कौन कौन सी जो है वो जागीरें थी, किस तरह से जागीरदारी सिस्टम के टाइप्स बनते हैं। तो सबसे पहला आता है तनख्वाह जागीर, जिसको हम सैलरी के भी कह सकते हैं, सिंपल। उसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है मस रुत जागीर। जनरली ये सर्टेन कंडीशंस के लिए दी जाती थी कि कुछ एक कंडीशंस बन गई, अब हमने आपको जागीर दे दी। देन उसके बाद वतन जागीर। वतन जागीर अगर हम बात करें तो जमींदार और जो राजा थे उनको दी जाती थी। जैसे राजा मान सिंह या भगवंत दास की बात करें तो वो एक राजा थे, तो अगर वो ऐसे दरबार में भी बैठते तो उनका एक पोजीशन होती राजा वाली, तो राजा कहीं के तो थे, ये तो रखना पड़ेगा, तो उनको फिर कोई जागीर दे दी। उनको कहा कि आप यहाँ के राजा हो, या जिस रीजन के आप राजा हो उसी रीजन की जागीर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक और आती है जिसका नाम है अल्तमगा, ALTMGHA, जागीर। ये जो जागीर है ना, ये मुस्लिम नोबल को दी जाती थी। मुस्लिम नोबल्स को जो है वो ये जागीर जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। जागीरदारी का जो सिग्निफिकेंस है ना, अगर हम नॉर्मल वे में कहें तो इससे जो लॉयल्टी है वो सिक्योर हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉयल्टी में कौन थे, नॉबल्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ये। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि जो राजपूत हुए, जो हिंदुस्तानी अदर नोबल हुए, जो अफ़गान नोबल हुए, जो उज्बेक नोबल हुए, ये सभी जो है वो जब इनको जागीरें मिली तो इन्होंने जो मुगल साम्राज्य उसके लिए, मुगल एम्पायर के लिए काम भी किया। देन उसके बाद लास्ट एक डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे, वो है मददे माश। ये एक तरह से लैंड ग्रांट सिस्टम है। अब अगर मुगल एम्पायर में लैंड ग्रांट हुए हैं तो उसको ये बोलते हैं। लैंड ग्रांट किसको देंगे, जनरली अकबर ने लैंड ग्रांट किए तो जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो सूफी संत हुए, जो रिलीजियस हेड हुए, इनको जो है वो लैंड ग्रांट किए।
फिर साथ में इनको टैक्स भी दिया, मतलब पैसा भी दिया कुछ, ठीक है, साथ में मतलब फाइनेंशियल एड भी जो है वो प्रोवाइड करी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी। नो टैक्स कलेक्शन, जैसे मान लो कुल्लू की जो जागीर है वो किसी संत को, किसी फकीर को दे दी, किसी सूफी संत को दे दी, तो अब वो उस रीजन से मुगल अंपायर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और ये इन रिटर्न कोई मिलिट्री सर्विस भी नहीं देंगे। देन उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, फिर सिग्निफिकेंस रहता है कि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोस्पेरिटी रह रही है और वेलबींग सोचा जा रहा है सभी का। बट लेकिन इसका एक कंसर्न भी है कि अगर आप ऐसे ही ज़मीन जो है वो फ़कीरों में बांटते रहोगे तो आपके पास टैक्स कलेक्शन के लिए जो सोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। तो मान लीजिए पहले जो है वो 100% रीज़न था जहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे, अब इस 100% में से हमने जो है वो 30% जो है वो मदद माश में दे दी, लैंड ग्रांट कर दी, तो अब यहाँ पे 70% रीजन बचा। 70% रीजन से टैक्स उतना ही कलेक्ट करना पड़ेगा जितना 100 से करते थे, तो मतलब पीजेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो ये भी एक चैलेंज था, कंसर्न था। देन उसके बाद एक लास्ट सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, वो है ज़मींदारी सिस्टम। जागीरदारी पड़ा है तो ज़मींदारी को कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एक ऐसा ऑफिस है जो हेरिडेटरी था, ज़मींदार का बेटा ज़मींदार बनेगा क्योंकि और कुछ उसको आता ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, मतलब जैसा ऐसा नहीं था कि जैसे जागीरें थी, एक कभी किसी को ये जागीर दे दी, कभी दूसरी जागीर दे दी, ऐसा नहीं था। ज़मींदारी सिस्टम फिक्स था, हेरिडेटरी था। इनका जो मेन काम था ना, एक तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे अपने रीजन से, सेकंड ये अपने रीजन में लॉ ऑर्डर को भी रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे। और अगर आपको याद होगा शेरशाह सूरी ने ज़मींदारों को एक और काम दिया था कि जो सराएं, जो रेस्ट हाउसेस जो बनाए जा रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में इनको ये कहा था कि अगर कोई चोरी हुई तो उसकी कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी, बट लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से ये मेजर सिस्टम्स ख़त्म होते हैं हमारे। अब हमें अकबर के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो वह है आर्ट एंड कल्चर, बट लेकिन इसको हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, शाह जो आपके शाहजहाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुग़ल आर्ट एंड कल्चर। इन दोनों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जहांगीर के टाइम पे भी जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट हुआ है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। इवन जो तोदरमल है, जैसे अकबर की तो डेथ हो गई थी ना 1605 में, तो उसके बाद तोदरमल ने तो एज एन रेवेन्यू मिनिस्टर आगे कंटिन्यू किया था, तो वो सभी फैक्ट भी हम एनालाइज करेंगे और अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि 9 रत्न कैसे जो है वो अकबर को कंसोलिडेट करने के लिए हेल्प उन्होंने की अपने अपने मेन रोल को परफॉर्म करके।